गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था करेंसी एंड फिनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर अपन ने सबसे पहले करेंसी का मीन्स पढ़ा। करेंसी क्या होती है? तो करेंसी एक मनी होती है, और मनी को अपन कह सकते हैं कि यानी कोई भी थिंग्स और सर्विस के एक्सचेंज के अंदर जो चीज़ पे की जाती है उसी को अपन क्या कह सकते हैं? मनी कह सकते हैं। जैसे कि आपने कोई कहीं से बिस्किट, डस्टर, चौक, एप्पल, टीवी, फ्रिज, ऐसे कुछ भी आपने परचेज किया और उसके एक्सचेंज के अंदर आपने जो भी चीज़ उसको पे की है ना, जैसे वो चेक के रूप में पे की है या फिर आपने केस में दिया है, कुछ भी पे किया है, वो मनी का एक फॉर्म हो सकता है, एक वो मनी हो सकती है। उसके बाद अपन ने कल पढ़ा था कि मनी का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, यानी जो मनी का जो कह सकते हैं कि कहाँ से सबसे पहले मनी वर्ड का यूज किया गया था, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, कैसे सब कॉमन लोगों के अंदर इस जो मनी का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ देखने को मिला था। आज हम पढ़ेंगे कि जो इसके जो मेजर जो आपके डेवलपमेंट कैसे हुआ, कि जो इसके फंक्शन जो स्टेप आए थे, कि जरूरी नहीं कि मैंने कल भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि जो आज हम करेंसी देख रहे हैं या जिस करेंसी का आज हम यूज कर रहे हैं वो कि वो करेंसी पहले भी थी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं था। पहले के टाइम में करेंसी का फॉर्म अलग था, ठीक है ना, उसका यूज करने का जो तरीका था वो भी डिफरेंट हो सकता है। और कह सकते हैं अपन कि जो इसका स्ट्रक्चर अभी दिखाई देता है वो साइड स्ट्रक्चर पहले नहीं था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट की बात है तो सबसे पहले जिस समय मनी का जो कह सकते हैं ओरिजिन हुआ नहीं था, या फिर मतलब लगभग कुछ समझ लगे थे कि ये चीज मनी होती है, तो उसमें सबसे पहले जो यानी जो अभी प्रेजेंट करेंसी है इसका यूज होने से पहले सबसे पहले ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक बार्टर सिस्टम चला करता था, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम था। क्या है बार्टर सिस्टम, इसको थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। यानी क्या है इस सिस्टम के अंदर, यानी इस सिस्टम के अंदर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स और सर्विसेज है एक्सचेंज की जाती है डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और एक ध्यान रखना आपको, विदाउट यूजिंग मनी। कहने का मतलब होता है इस सिस्टम के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, यानी गुड्स और सर्विसेज है वो एक्सचेंज की जाती है डायरेक्टली। ध्यान रखना इसमें यानी गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड जैसे गुड्स हो सकता है, ठीक ना, उसको डायरेक्टली एक्सचेंज करना, समझे आप। इसके अंदर डायरेक्टली उसको एक्सचेंज किया जाता है किसके लिए? फॉर गुड्स और सर्विस के लिए, किसी भी गुड्स और सर्विस के लिए, विदाउट यूजिंग मनी, बिना मनी का यूज किए हुए उसी को अपन क्या कह सकते हैं? बार्टर सिस्टम कह सकते हैं। जैसे कि सपोज कर लो ये गुड्स है, ये दोनों गुड्स है, ठीक है ना। अब मतलब कहने का मतलब इसमें सबसे पहले दे रखा है, ये दे रखा है कि इसमें गुड्स और सर्विस, गुड्स है सपोज कर लो अपने पास, सर्विस ने अपन गुड्स को ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको एक्सचेंज करना है अपन, यानी इसको यहाँ है, ये यहाँ है, तो इसको इधर लाना है, इसको यहाँ लाना है। अब किसके लिए कर रहे हैं? गुड्स और सर्विस के लिए ही कर रहे हैं भाई। जैसे कि इसके बाद मार्कर है, इसके बाद डस्टर है, ठीक है ना। अब इसको डस्टर चाहिए तो इसने एक्सचेंज कर लिया, किसके लिए? गुड्स के लिए किया। इसको चाहिए तो इसने भी चेंज कर लिया, गुड्स के लिए किया। अब यहाँ पे किसी मनी का यूज नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसी को अपन बार्टर सिस्टम बोलते हैं। यानी एक ऐसा सिस्टम होता है, दिस सिस्टम गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज without using money, it is known as barter system। अब बताया जा रहा है द कंडीशन, ये आगे पढ़ेंगे अपन, द कंडीशन ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स इज मैंडेटरी। इस सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक से पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले जो चीज आपको बताई है जो मैंडेटरी, मैंडेटरी मींस कंपल्सरी। क्या चीज कंपल्सरी है? ये कह रहे हैं कि जो डबल कोइंसिडेंस जो वाली कंडीशंस है उसका होना मैंडेटरी है। डबल कोइंसिडेंस यानी जो चीज अगर मेरे पास जो चीज है वो चीज जो मेरे पास है, आपको जो चीज है वो मेरे पास है और जो मुझे चीज है वो आपके पास है, तो ये हो गया डबल कोइंसिडेंस। तो हम एक्सेस कर लेंगे। अदरवाइज आपको आपके पास अगर मान लो मारते रहे और मेरे को चाहिए डस्टर, आपके पास मारते रहे, तो मैं मार्को को एक्सेस करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस चीज का ना। पढ़ेंगे हम आगे इसके लिए। तो इसके लिए जो आपके डबल कोइंसिडेंस है वो होना बहुत कंपल्सरी है। ये इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकती है, आगे हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स। ये इसके ड्रॉबैक्स है बार्टर सिस्टम के, जिसके लिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर इट वाज डिफिकल्ट टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि सपोज कर लो, मान लो मेरे पास समझो मुझे मकान सेल करना है, ठीक है ना, ये मान लो मुझे कोई मकान सेल करना है, इसके बदले मुझे कार लेनी है। अब मान लो मुझे अगर कहीं कार, मान लो मकान बेचने जा रहा हूँ, कार खरीदने जा रहा हूँ, तो ठीक है ना। अब मैं जहाँ कार देखने गया हूँ यहाँ से जो मेरा हाउस है उससे बहुत दूर है, तो मैं इसको साथ में तो कैरी नहीं कर सकता। ये नहीं कि हाउस को उठा के ले जाऊंगा, दिखा दूंगा ये वाला हाउस है या मुझे कार चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लो, मुझे अगर मान लो कुछ
मतलब फ्रिज बेचना है या एसी बेचना है, वॉशिंग मशीन बेचना है मेरे को। अब पहले इतना ट्रांसपोर्ट तो था नहीं कि ना कि गाड़ी में ले जाए, ऑटो में लेके जाए, उसको लेकर जाए मार्केट में मुझे सेल करना है तो मैं सबको साथ में कैरी करके साइड लेके जाऊंगा। या मान लो किसी को पुरानी कार बेची चल नहीं रही अभी, अब उसको धक्का देके साइड लेके आएगा। तो कहने का मतलब था कि अगर जो इसमें ये सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी डिफिकल्ट ये थी कि जिस चीज को अपन एक्सचेंज करना है या जिसको अपन एक्सचेंज कर लिया है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर कैरी करना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी पहली ड्रॉबैक्स थी। सेकंड तरीका है मोर स्पेस टू स्टोर, यानी सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज की गई जो थिंग्स होती है, यानी जिस चीज को अपन एक्सचेंज किया उसको उसी वैल्यू को स्टोर करना, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यानी इसमें ज़्यादा स्पेस की नीड हो रही थी कि जैसे हमारे पास जैसे मान लो सपोज कर लो हमें बेंच की नीड ही नहीं है, फिर भी हमने बेंचेस परचेज कर ली, ठीक है। इस रूम में ऑलरेडी बेंचेस है, हमने बेंचेस और परचेज कर दी, क्या हुआ इसको स्टोर कहाँ करूँगा अभी मैं। अब मेरे दिक्कत ये थी कि मेरे पास कुछ फालतू चीजें थी तो मैंने सेल कर दी, बेंच ले ली, मुझे लगा था कि इन फ्यूचर बेंचेस काम आ जाएगी तो मैंने उसको परचेज कर दिया। अगर मन नहीं होता हमारे पास तो क्या करते हैं, उस बेंचेस नहीं देते, हम मनी को रख लेते हैं। तो मनी से क्या होता है कि उसको स्टोर करना थोड़ा इजी होता है। लेकिन इसमें जो एक्सचेंज की गई जो थिंग्स होती है, मान लो कभी हमें कोई चीज सेल करनी बहुत जरूरी होती है और जो चीज अपन एक्सचेंज कर रहे हैं वो शायद 50-50 हो सकते हैं, हमारे काम की भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, फ्यूचर में आ सकती है। तो कभी ऐसी कंडीशन में हम उन चीज को परचेज कर लेते हैं ना। अब लेकिन उसको स्टोर कहाँ करिए, सबसे बड़ा इसमें डिफिकल्ट था, तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था। थर्ड नंबर दे रखा है डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज गुड्स, यानी जो एक्सचेंज गुड था उसके वैल्यू को एक परफेक्टली मेजरमेंट करना या उसको काउंट करना, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था। कि जैसे सपोज कर लो मान लो अब या मेरे को बुक चाहिए, ठीक है ना, मेरे पास एक बुक है जिसके अंदर 10 पेज है, एक बुक से जिसके पास 100 बुक्स है, हमने को बुक से एक्सचेंज कर दी है, तो उसकी रियल वैल्यू होती है उसको, या जो उसका कह सकते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू का जो मतलब क्या मेजरमेंट होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, उसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। या फिर मान लो मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है और एक मेरे पास साइंस की बुक है, एसएसटी की बुक है, मैथ्स की बुक है, तो या फिर मान लो मेरे पास एक स्टोरी बुक्स है, ओनली कॉमिक है, ठीक है, स्टोरी बुक है मेरे पास में, एक मेरे पास में स्टडी करने के लिए क्लास 10 की बुक है, एसएसटी भी है, साइंस भी हो सकती है, मैथ कुछ भी हो सकता है। मैं दोनों को एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ, वो कह रहा है मुझे स्टोरीज पढ़नी है, मुझे कह रहा हूँ, मैंने कह दिया मेरे को मैथ्स पढ़नी, तो फिर मैंने उसको स्टोरी दे दी, मैथ्स को दे दी, तो मेरे पास जो बुक्स आई हैं उसका वैल्यू कैसे मेजरमेंट करूँ, डिफिकल्ट था। उसके पास आई है तो उसका वो मेजरमेंट कैसे करेगा, वो डिफिकल्ट था। ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन थी कि एक्चुअल में इसका रियल वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो वो एक इसमें एक दिक्कत आ रही थी। अगला दे रखा है बोथ पार्टीज एग्री फॉर एक्सचेंज व्हिच वाज अ डिफिकल्ट कंडीशन। इसमें एक ये भी एक कोइंसिडेंट आ रहा था कि मान लो अगर पहले बता दें मुझे कि जैसे कि मान लो कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे को मैथ्स की बुक चाहिए थी तो मैंने उससे ले लिया, और उसको कॉमिक बुक चाहिए थी तो उसने ले लिया। अब सपोज करो उसको कॉमिक्स बुक चाहिए नहीं, वो लेकिन लेगा नहीं कॉमिक्स, उसको पढ़ना ही नहीं, उसको तो मैथ्स से पढ़ना है, तो मैं उस बुक को किसको सेल करूंगा, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे कि मेरा तो मेरे को सबसे घूमना पड़ेगा कि भाई ये बुक किसको चाहिए। अगर ये बुक अगर मान लो किसको चाहिए होगी, अब मुझे चाहिए थी मैथ्स की, क्या पता उसको मैथ्स मिले ही नहीं, तो ये भी वो दिक्कत हो रही थी। तो एक साथ दोनों पार्टीज का एग्री है ना कि जो उसको चीज चाहिए वो अपने पास है और अपन को जो चाहिए उसके पास। ऐसी कंडीशंस का होना या ऐसी कंडीशन को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट चांसेस थे, ये भी इसमें दिक्कत आ रही थी। तो ये सारे जो सबसे पहले बार्टर सिस्टम था स्टार्टिंग के अंदर, ये इसके कुछ सिस्टम क्या इसके बारे में पढ़ा, इसके बाद में क्या क्या डिफिकल्ट है अपन उसके बारे में पढ़ा कि ड्रॉबैक्स है, और इन्हीं ड्रॉबैक्स के होने की वजह से कुछ टाइम के बाद बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। किसने कर दिया, मेटलिक करेंसी ने, यानी बार्टर सिस्टम में जो डिफिकल्ट था उसको मेटलिक करेंसी ने क्या कर दिया, यहाँ पर चेंजेस कर दिए, यहाँ पर कह सकते हो उसने उसको रिप्लेस कर दिया। क्या है मेटलिक करेंसी, वैल्यू तो वगैरह सेम ही रहेगी। बिगनिंग के टाइम भी देख लेते हैं, बिगनिंग टाइम बताया जा रहा है कुछ मेटलिक पीस हुआ करते थे, उन्हीं का यूज बताया जा रहा है एज ए करेंसी कर सकते थे या फिर एज ए अपन करेंसी के फॉर्म में यूज करते थे, यानी कोई इस पे लेबल रूल नहीं था, एक साइज हुआ करती थी, एक साइज देख लो, उस साइज से क्या होता है मेटल के पीस कटे होते थे, ठीक ना, और उस मेटल के पीस का यूज अपन एज ए करेंसी करते थे। जैसे अभी के कॉइंस देखे होंगे आपने, वैल्यू भी लिखी होती है, उसका ईयर भी लिखा होता है, कुछ स्लोगन्स होते हैं, कुछ साइन भी होते हैं, सिंबल भी होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल फ्लैट हुआ करता था, कोई साइन सिंबल कुछ नहीं है, सिर्फ एक पीसेज हुआ करता था मेटल का, तो उसी को करेंसी के फॉर्म में यूज करते थे। लेटर कॉइंस वर स्टैम्प्ड एंड देयर वैल्यू वाज मार्क्ड
ऑन देम लेटर, जैसे विद द पासेज ऑफ टाइम, टाइम स्पेंड होता गया, उसके बाद में उस पर स्टैम्प का मतलब वो सील लगने लग गई, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया कह सकते हो, या पर्टिकुलर कंट्री कह सकते हो, या पर्टिकुलर एक कुछ एम्पायर हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीजें थी जिसका मतलब उसके स्टैम्प लग गई, उसकी पहचान होने लग गई कि भाई ये वाला जो कॉइन है ये इस एरिया का, ये इस रीजन का, ये इस जो रूलर ने इसको मतलब सर्कुलेट किया है, जो भी पहचान आइडेंटिफाई के लिए एंड देयर वैल्यू, और उसको उसकी वैल्यू भी लिखने लग गया कि भाई एक्चुअल में इस जो कॉइन है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। इसके मतलब जो भी है वो भी होता है ना, जैसे कि 1 रुपीज 2 रुपीज या 5 रुपीज होता है या 10 होता है, अगर ऐसे ये सारी चीजें थी उसको मतलब कॉइन्स के ऊपर क्या हो गया, मार्क होने लगे थे विद द पासेज ऑफ टाइम, बिगनिंग में नहीं कह रहे अपन। अब बताया जा रहा है इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, बताया जाएगा, हालांकि इसमें कैसे मेटलिक करेंसी के बारे में मैंने कल कुछ बताया था इंटरेस्टिंग आपको, या फिर कुछ दो चीजें बताई थी कॉइन्स के बारे में कि अगर बाहर के इंडिया के सबसे पहले जो आपके कॉइन्स को सर्कुलेट, जो सिल्वर कॉइन्स को सर्कुलेट करने का काम किसने किया था, मौर्यन डायनेस्टी ने किया था, मौर्यन जो रूलर्स थे उन्होंने किया था। और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो रुपीस था उसको सर्कुलेट करने का काम किसने किया, सबसे पहले जो आपके कॉइन्स के ऊपर रुपी लिखा हुआ किसने सर्कुलेट किया था, तो वो है शेरशाह सूरी, ठीक है ना। तो ये कॉइन्स की हिस्ट्री है, ये मेटेलिक करेंसी की हिस्ट्री है। अब इसमें भी साहब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से इसको भी रिप्लेस कर दिया गया था, ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मेटेलिक करेंसी वाज डिफिकल्ट, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर मेटेलिक करेंसी को ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि इसमें होता ही है कि जैसे कि इसमें वेट भी ज़्यादा होता है, या पहले का सिस्टम डिफिकल्टी था, अलग ही था कि जैसे कि मान लो अलग अलग टैक्स सिस्टम जो भी है कि कॉइन्स एक्ट, जैसे कि अपने पास में अगर पहले ये तो कह नहीं थे कि 100 का कॉइन्स आ गया था, 500 का कॉइन्स, ऐसा नहीं था, 1 वो ही था, जैसे 1 पैसे वगैरह वगैरह 1 आना जो भी है, तो 1 पैसे के कॉइन सपोज कर लो अपन ने 100 पैसे या 500 पैसे कोई चीज परचेज की, तो 500 पैसे को कैरी करके ले जाना वो बहुत डिफिकल्ट था एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर, ये इसका ड्रॉबैक्स है। प्रोडक्शन वाज एक्सपेंसिव, जितनी उस जो कॉइन्स की वैल्यू हुआ करती थी कि एक्चुअल में कितने पैसे का है या कितने रुपीस का है एग्जांपल, तो उसको प्रोडक्शन करना उससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव था। जैसे मान लो हमारे पास में 2 रुपीस का कॉइन है, अब 2 रुपीस का कॉइन तो मेरे पास है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन करने वैल्यू कितनी आ रही है, 2 रुपीज एंड 50 पैसे आ रही है, तो ये तो मुश्किल ही है कि भाई जितनी उसकी वैल्यू उतना उसका प्रोडक्शन पे जो कह सकते हैं एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो ये इसकी कमी थी कि प्रोडक्शन करना बहुत क्या था, एक्सपेंसिव था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड थ्रू मेटेलिक करेंसी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी कि फ्यूचर के अंदर जो लगातार जो कंटिन्यू में कह सकते हैं जो डिमांड इंक्रीज हो रही थी, उस डिमांड को फुलफिल हम मेटेलिक करेंसी के थ्रू नहीं कर सकते थे, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिमांड इंक्रीज हो रहा था करेंसी का, क्योंकि पहले बाहर के सिस्टम से थोड़ा बेटर था, ठीक है ना। तो जो डिमांड इंक्रीज हुआ था, डिमांड को फुलफिल करना या उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो मेटेलिक जो करेंसी है वो थोड़ी बेटर नहीं मानी जाती, मेटेलिक करेंसी से हम उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो इसी वजह से इसको भी क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। जो नेक्स्ट जो करेंसी आती है आपके पास में वो आती है पेपर करेंसी। बताया जा रहा है पेपर करेंसी, यानी जैसे कि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है, किसमें मेटेलिक करेंसी में ड्रॉबैक्स होने की वजह से मेटेलिक करेंसी क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर लिया गया, उसकी जगह कौन सी करेंसी का डेवलपमेंट हुआ, पेपर करेंसी का डेवलपमेंट हुआ। अब देखो पेपर करेंसी में क्या है, तो पेपर करेंसी इज फ्री फ्रॉम ऑल दोस प्रॉब्लम व्हिच एग्जिस्टेड इन अ मेटेलिक करेंसी, यानी मेटेलिक करेंसी में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उसके ड्रॉबैक्स थे, वो सारे ड्रॉबैक्स है पेपर करेंसी क्या थी, फ्री थी, यानी पेपर करेंसी के अंदर कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं थे। जो ड्रॉबैक्स अपन ने पढ़े हैं मेटेलिक करेंसी के, ऐसे कोई भी ड्रॉबैक्स यहाँ पर पेपर करेंसी के अंदर नहीं थे, यानी पेपर करेंसी जो फ्री थी, जो ड्रॉबैक्स मेटेलिक करेंसी थे उससे। इसमें देना क्या है, इससे क्या इसकी ड्रॉबैक्स तो मिलेगी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट अभी हमारे पास में यही फॉर्म चल रहा है पेपर करेंसी का, ठीक है। अगर ऐसा कोई ड्रॉबैक्स होते तो उसको जरूर रिप्लेस किया जाता, और जैसे ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं तो हो जाएगा अगर यहाँ पर फिलहाल इसका जो भी है रिप्लेस, लेकिन ठीक है अभी तो इस चीज़ को हम बता सकते हैं कि पेपर करेंसी बेटर है। तो देखो इसमें इसे कुछ क्वालिटीज दे रखी है, एडवांटेज दे रखे हैं, या इसमें जो चीज़ नहीं थी वो इसमें दे रखी है। फर्स्ट नंबर दे रखा है प्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी वाज कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कहने का मतलब है पेपर करेंसी का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कहने का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ये प्रोडक्शन यानी कह सकते हैं बैलेंस में रहता है कि जितनी उसकी वैल्यू उससे तो हाई
नहीं जाता, तो इसका प्रोडक्शन करना क्या है, यानी थोड़ा कह सकते हैं लेस कॉस्टली कह सकते हो, ये कॉस्ट इफेक्टिव कह सकते हो। अगला देखना है इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पेपर करेंसी इज वेरी कन्वीनियंट, इजी है, यानी इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस को ट्रांसफर करना भी क्या है, कन्वीनियंट है, बहुत इजी। आप देखो पेपर में वेट होता नहीं, एक आपके पास मेटल है, एक आपके पास पेपर है, तो वे देखेंगे तो ज़्यादा वेट तो किसका फील होगा, मेटल का होगा। जैसे अभी देखते हो मेरे पास 2000 का नोट है, तो एक छोटा सा नोट होता है, उसको मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ 2000, वही अगर मुझे 2000 कोई को एडजस्ट करना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत होगी, उसको कैरी करने में भी दिक्कत होगी, है ना। तो वैसे ये है कि पेपर करेंसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पर जो ट्रांसफर करना वो भी कन्वीनियंट था, इजी था। और बताया जाएगा इट कैन बी अवेलेबल इजीली विथ इंक्रीजिंग डिमांड, और बताया जाएगा जैसे डिमांड इसकी इंक्रीज हो रही थी या डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो उसको इजीली अवेलेबल करवाया जा सकता था, या उसको इजीली मतलब करवा सकते थे, जिसकी वजह से बताया जा रहा है पेपर करेंसी एक बेस्ट फॉर्म माना जाता है, पेपर करेंसी एक बेस्ट फॉर्म माना जाता है यहाँ पर करेंसी सिस्टम का। इसके बाद में यहाँ बताया जाता है इस तरह का डेवलपमेंट का पहले बार्टर सिस्टम, फिर उसके बाद मेटलिक करेंसी और लास्ट में है पेपर करेंसी। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे करेंसी या मनी का रोल। देखो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो आता है फंक्शन ऑफ मनी। मनी के शुरू में फंक्शंस क्या होते हैं, इसके पहले अपन ने मनी का ओरिजिन पढ़ा, उसके बाद डेवलपमेंट पढ़ा। आज हम इसको जो भी टॉपिक है नेक्स्ट वो है आपके फंक्शन ऑफ मनी के। एक्चुअली मनी के फंक्शन क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी का मतलब जो कुछ चीज़ों में एक्सचेंज करनी है उसका मीडियम किसको माना गया है, मनी को। अब जैसे बार्टर सिस्टम था उसका बेस भी क्या हो सकता है, मनी हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ हमें एक्सचेंज करनी है, यानी किसी से चीज़ लेनी है या किसी को चीज़ देनी है, उसका जो मीडियम होता है वो किसको माना गया, मनी को माना गया है। इट इज ए बेसिक रोल ऑफ करेंसी, यानी करेंसी का सबसे जो बेसिक जो आपके रोल होता है या बेसिक जो कह सकते हैं वर्क होता है वो क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। के कोई भी एक्सचेंज होता है उसका मीडियम होता है वो करेंसी ही बनता है या उसका जो कह सकते हैं मनी ही बनता है। इट इज द मोड ऑफ पेमेंट इन इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर जो हमारा जो पेमेंट देने का, पेमेंट लेने का, रिसीव करने का, या फिर कह सकते हैं वापस देने का, रिटर्न करने का, उसका जो मोड होता है वो भी क्या होता है, यानी मनी ही होता है। मनी के थ्रू मतलब इकोनॉमी के अंदर मतलब बताया जा रहा है, या मान लो इकोनॉमिक इन द सेंस कि जैसे प्रोडक्शन करना, ट्रेड करना, बिजनेस करना, जो भी चीज कर रहे हैं अपन, जैसे अर्निंग हो रही है या नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, तो उसका मोड होता है, उसके जो पेमेंट का जो मोड होता है वो भी किसको माना गया, मनी को ही माना गया। आप कहीं पे काम करते हो, कहीं भी वर्क करते हो, ठीक है ना, या आप कोई सर्विस के बदले में कुछ एक्शंस ले रहे हो तो वो मनी ही एक्सेप्टेबल है वहां पर, यानी मनी ही उसके कह सकते हैं मोड हो सकता है पेमेंट करने का। घर पे कोई आ रहा है, यहाँ पे मान लो किसी ने आपको कोई वाला आ गया, उसने जैसे डिलीवरी का चार्ज मांगा 20 रुपए, तो अपन उसको ये नहीं कह सकते भाई आप 20 रुपए पानी की बोतल ले लो, या उसको ये नहीं कह सकते आप वन बनाना ले लीजिए या फिर आप एक टिफिन ले लीजिए, ऐसा कुछ भी हम उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो मोड होता है पेमेंट का वो क्या होता है, वो मनी ही होता है। मनी मेक्स एक्सचेंज कन्वीनियंट, यानी मनी की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है, आसान होता है, इसमें कोई कह सकते हैं कि कोई दिक्कत वाली या अननोन मेजरमेंट की जो दिक्कत होती है वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि अगर आपको अगर कोई किसी कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो मनी है तो आप इजीली उसको 20 रुपीज दे दोगे, यानी उसमें बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगी। लेकिन अब हम उसको 20 रुपीज के बदले अगर कोई ऐसी चीज देंगे जिसकी वैल्यू में भी 20 के आसपास हो सकती है, तो शायद वो रिसीव करने में कुछ हेजिटेशन करेगा। जैसे मान लो मेरे को मार्कर देना है, इसकी जो प्राइस है वो आपके 20 रुपीज है, अब वो मैं उसको एक्सचेंज के बदले दे रहा हूँ, तो वो सोचेगा कि पहले तो वो देखेगा कि इसकी नीड मुझे है या नहीं है। हाँ, अगर नीड नहीं है तो एंड्रॉइड मना कर देगा, अगर नीड है तो वो देखेगा, उसके मन में डाउट है कि इसको पता नहीं नया है पुराना है, इसको पहले यूज किया नहीं गया, कितना यूज किया होगा, इसमें कितनी इंक होगी नहीं होगी, कौन सी कंपनी का होगा, ये सारी चीज देखी जाएगी। तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से कन्वीनियंट नहीं होता है, लेकिन मनी की वजह से जितने भी आप कह सकते हैं वर्क होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, वो कन्वीनियंट होते हैं। मनी solves the problem of double coincident of funds, जैसे पहले अपन ने बार्टर सिस्टम पढ़ा था कि डबल कोइंसिडेंट होता है, जिससे पहले मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि अगर मालूम मुझे कोई चीज को सेल करनी है, ठीक है ना, तो ये चीज मैं कब दूंगा, या मुझे कोई चीज चाहिए तो तब उसको, जैसे किसी के पास अगर डस्टर है, मुझे डस्टर की नीड हो रही है रफ करने के लिए, तो ये डस्टर मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसको दूंगा उसको।
अब ये वो 10% मिलेगा जब अगले जिस पर्सन को इसकी नीड होगी और उसके पास डस्ट होगा, तभी ये कोइंसिडेंस हो सकता है, या तभी आपके एक्सचेंज वाला प्रोसेस पूरा हो सकता है। लेकिन मनी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम बिल्कुल इसमें होती ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, इसको सेल कर सकते हो। आपको किसी को या कोई दूसरे थिंग को एक्सचेंज करना कंपल्सरी नहीं होता है, आप डायरेक्टली उसके अंदर जो कह सकते हो कि एक्सचेंज कर सकते हो। तो इससे कह सकते हैं कि डबल कोइंसिडेंट वाला हो रहा था। डबल कोइंसिडेंट आप समझ गए होंगे कि जब आप कभी भी कोई आपको वो चीज एक्सचेंज करनी पड़ती है तो आपके नीड की थिंग अगले के पास होनी चाहिए, अगले की नीड की थिंग आपके पास होनी चाहिए। दोनों जब सेम होती है कि जो चीज अगर आपको मार्कर चाहिए तो मार्कर अगले के पास है, उसको डस्ट चाहिए वो आपके पास है, अब दोनों एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो ये होता है डबल कोइंसिडेंस। ये होगा तभी एक्सचेंज हो पाएगा। अगर दोनों में से अगर एक की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको जो चीज चाहिए वो आपके पास नहीं है लेकिन आपको जो चाहिए उसके पास है, तो आपसे एक्सचेंज नहीं करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मनी की वजह से हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मान जाते हैं मनी का। अगला तरीका है मेजर द वैल्यू, यानी किसी वैल्यू को मेजरमेंट करना हो, किसी वैल्यू को अगर हमें पता लगाना हो कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए भी सबसे बेस्ट क्या होता है, मनी होती है। ठीक है ना। आप भले आज आपके पास मार्कर है तो इसकी परफेक्ट तो नहीं कितने रुपीस का है, सेकंड हैंड हो गया, इसका कितना यूज कर लिया, तो उसके वैल्यू को मेजर करना कंपल्सरी पता नहीं है। लेकिन मेरे पास 20 रुपीस थे, मैंने कुछ नहीं परचेज किया, इट मींस उसको मेजरमेंट कर सकता हूँ मैं कि भी मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 20 रुपीस हैं अभी भी, लेकिन मैंने उसको किसी चीज को परचेज कर लिया है, किसी एक्सचेंज कर लिया है, तो उससे जैसे इसको लाए हुए 3 दिन हो गए, तो इसके बाद इसकी वैल्यू कितना रहेगा ये कंपल्सरी नहीं है कोई, यानी हम अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, एस्टिमेशन कर सकते हैं, कोई आइडिया थोड़ा है या जरूर थोड़ा है कि इसकी रुपीस 20 रुपीस ही होगी। लेकिन अगर मनी है तो उसकी फिक्स एक जो कह सकते हो फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर देखी जाएगी। तो ये लिखा हुआ है इट इज इजी था एक्सप्रेस द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स और सर्विस के अंदर जो वैल्यू गुड्स और सर्विस के बदले में कि एक्सचेंज में जो वैल्यू आई हमारे पास वैल्यू होती है उसको इजीली एक्सप्रेस करना मनी की वजह से आसान होता है। मैंने इसको बेचा तो मुझे कितना 10 रुपीज मिल गया, इट मींस इजी है इसकी वैल्यू बताना। ठीक है ना। अब इसके बदले मुझे क्या मिल गया, टिफिन मिल गया, तो टिफिन की वैल्यू बताना कोई आसान थोड़ा, इजी थोड़ी ना, पता नहीं टिफिन हल्का कर सकता है, पता नहीं किस ब्रांड का, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि सर्विस और गुड्स को एक्सचेंज किया तो उसकी एक परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए मनी होता है, वो मनी एक सबसे सुटेबल में बताया जा रहा है। वो एक सुटेबल अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी मेड बाय एक्सप्रेसिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इक्वल मनी। बताया जा रहा है कि अगर हमें एक परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है जिसमें हमने कितनी चीज सेल किया, कितना चीज अपन ने क्या किया, उसमें इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितने का हमारा बजट आ रहा है, क्या चीज हमने बेची, कितनी वापस मिली। ठीक है ना। तो एक सुटेबल अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं वो कब होगा, जब हमारे पास में गुड्स और सर्विस होती है उसके एक्सचेंज की वैल्यू हमारे पास से बनी हुई रहेगी। भाई हमने 1 किलो शक्कर बेचा तो 1 किलो हमने शक्कर हमारे से यहाँ से कम हो गया, लेकिन हमें पैसा कितना मिला, 50 रुपीज मिल रहा है। तो ये एक अगर मनी की फॉर्म में अगर वो है मनी की इक्वली, अगर यानी जो एक्सचेंज हुआ गुड्स और सर्विस उसकी वैल्यू में हमारे पास मनी है, तब तो बेटर अकाउंटिंग सिस्टम है। हमने 1 किलो शक्कर बेच दिया और क्या ले लिया, आधा किलो चावल ले लिया। अब पहले तो चावल का वैल्यू बताओ कितना है, फिर इसका निकालो, तो थोड़ा अकाउंटिंग सिस्टम बेटर नहीं हो पाएगा। यानी हमारे पास आज दिन के अंदर जैसे 100 किलोग्राम अगर हमारे पास 1 क्विंटल अपने पास शुगर चला गया, लेकिन आया कितना, हमारे पास 20 किलोग्राम राइस चावल आ गया, 10 किलोग्राम आपका वीट आ गया, तो उसका वैल्यू का मेजरमेंट करना, उसके सूटेबल तरीके से मेजरमेंट करना शायद बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मनी का जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला देखते हैं मेजर ऑफ द डिले पेमेंट। अगर हमारे पास में डिले पेमेंट है उसको मेजरमेंट करने का तरीका भी क्या होता है, मनी को ही माना जाता है। यहाँ बताया डिले पेमेंट इन फ्यूचर पेमेंट्स आर मेड बाय मनी। कहने का मतलब अगर कोई डिलेड पेमेंट है या कोई फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में देना कोई पेमेंट है तो मनी के थ्रू हो सकते हैं। कि डायरेक्टली तो हमें कोई चीज एक्सचेंज करनी है, सपोज करो मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास आज प्रेजेंटली गोल्ड है, तो मुझे किसी को पैसा देना है 40,000, और अभी गोल्ड का जो प्राइस अगर सपोज करो कम चल रहा है तो ठीक है ना, तो मैंने कह दिया भाई ऐसा करेंगे हम आपको 1 महीने के बाद क्या कर देंगे, जैसे मैंने कहा भाई मेरे ऐसा करूँगा, मेरे पैसा है आपको 2 महीने के बाद दूंगा, और उसके बदले में जैसे कि अगर मेरे पास गोल्ड के अगर गोल्ड है उसकी अगर वैल्यू अगर या तभी 2 महीने में आप क्या करूंगा, जितनी अभी पैसे है ना 40,000 उसके वैल्यू का मैं आपको क्या कर दूंगा, गोल्ड दे दूंगा। ठीक है ना। पैसे नहीं देने के, जैसे कि मान लो किसी से अगर आपको 40,000 आपको देने हैं तो आप क्या करोगे भाई, क्या होगा मैं 2 मंथ के बाद में क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा जितना ये 40,000 है उसका क्या कर दूंगा, गोल्ड दे दूंगा मैं आपको। समझ गए आप। अब अभी गोल्ड की रेट चल रही है मान लो जैसे कि
1000 या 30,000 कर लेते हैं अपन, या सपोज करो 40,000 या 40,000 कर लेते हैं। ये दे रखा है 10 ग्राम, जिसको तोला बोलते हैं, पर तोला अपन 10 ग्राम, यानी जैसे कि भाई 10 ग्राम की वैल्यू कितनी है 40,000 है। इसने कहा भाई ठीक है ऐसा कर लेंगे, अगले 2 महीने के बाद मुझे जितना मेरा पैसा उतने मुझे गोल्ड लाके दे देना, ठीक है ना। अब बात करें तो डिलेड पेमेंट का मतलब बाद में देंगे, फ्यूचर पेमेंट का मतलब बाद में देंगे, तो ये मनी से हो सकते हैं। कोई अगर मनी से नहीं हो सकते तो ऐसे ही कर लेंगे, तो देख लीजिए। अब 2 मंथ के बाद में क्या होता है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है, लेस हो सकती है, इसकी सॉरी गोल्ड की प्राइस क्या होती है, लेस हो सकती है, या क्या सकती है, हाई हो सकती है। अगर लेस होती है गोल्ड की प्राइस अगर कम हो जाती है तो नुकसान किसको होगा, इसको होगा। और इसको क्या करना पड़ा, अभी तो इसको जैसे कि 40,000 देना था, लेकिन अब जैसे रेट कितनी होगी, रेट होगी आपके पास में 30,000, तो क्या होगा, इसको ज्यादा गोल्ड देना पड़ेगा भाई। जैसे कि पहले जिस गोल्ड इसके पास जितना गोल्ड था उसकी वैल्यू कितनी थी 40,000, तो ये डायरेक्ट दे रहे तो गोल्ड के बदले में जो पैसा था सारा खत्म हो जाता। लेकिन अब गोल्ड की रेट कितनी होगी 30,000, तो इसको तो यहाँ पर 10,000 का नुकसान हुआ ना, तो यहाँ इसका मतलब इसको और गोल्ड देना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत बना। ये तो कह सकता है मेरे पास जितना गोल्ड था उसकी वैल्यू वही थी, है ना। या फिर अगले में क्या हुआ, अगली बार में जैसे इसने कहा मैं उतना ही गोल्ड दे दूंगा, तो अगली बार क्या हुआ, जैसे कि गोल्ड की जो रेट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, हाई हो गई, इट मींस कितना हो गया, सपोज करो 60,000 हो गया, ठीक है ना। अगर देखो अभी उस समय गोल्ड रहता है, उसको सेल करके तो इसको क्या हुआ, कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, हेडेक चला जाता। लेकिन अगर आज गोल्ड अगर दे रहा है तो इसकी रेट कितनी है 60,000, तो ये क्या करेगा 40,000 का गोल्ड दे देगा इसको, इसके पास फिर भी कितने बच जाएंगे 20,000। तो ये पर्सन यहाँ पर गोल्ड देने से मना भी कर सकता है, लेने से मैं नहीं लूंगा, महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं तो सस्ता हूँ तब लूंगा, लेकिन कह रहे नहीं तूने प्रॉमिस किया था उस समय कितना गोल्ड देना, तो बहुत ही कह सकते हैं दिक्कत यहाँ पर आ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी डिलेड पेमेंट होते हैं, जो भी डिले किए हुए फ्यूचर पेमेंट होता है उसको मनी से ही मतलब दिया जा सकता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं होती। और डिलेड पेमेंट का मतलब क्या हो गया, डिलेड पेमेंट का मतलब वो सारे पेमेंट होते हैं जिसको हम इंस्टेंटली हैंड टू हैंड या कह सकते हैं कि उसका शेड्यूल बना होता है फ्यूचर में देने का, यानी जिसको हम इंस्टेंटली पे नहीं कर, जैसे मैंने कोई चीज खरीदा तो हैंड टू हैंड इंस्टेंटली मतलब उसका क्या नहीं कर सकता, पेमेंट नहीं कर सकता, या मतलब एक शेड्यूल बना होता है फ्यूचर में देने का, जैसे जस्ट इंस्टॉलमेंट हो सकता है कि मैं अगले 2 महीने के बाद दूंगा, अगले 6 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा, वो सारे डिले पेमेंट कैटेगरीज में आते हैं। लोन, जो लोन होता है इसके बारे में सुनते हैं, लोन भी एक आपके डिले पेमेंट का क्या होता है, फॉर्म होती है, डिले पेमेंट की फॉर्म होती है लोन, जिसको आप देखते हो इंस्टॉलमेंट में देते हैं अपन, शेड्यूल बना होता है 12 मंथ की किस्तें या 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट, जो भी चीजें अपन उसको देखते हैं। तो लोन की भी एक डिले पेमेंट होता है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जिसको एक मनी के फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसको पेड करने का जो तरीका होता है वो मनी के जो आपके फॉर्म में ही हो सकता है। तो डिले पेमेंट को मेजरमेंट करने का तरीका भी मनी से ही हो सकता है। अगला दे रखा है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कोई वैल्यू में स्टोर करने तो उसमें भी एक मनी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि सपोज करो मेरे पास में बहुत सारा अगर यहाँ पर बेंचेस फील है, बहुत सारे बेंचेस मेरे पास में ला रखी है, अब मैं कह दूं मेरे पास इतने बेंच है, इतने ये मेरी वैल्यू है। अब जरूर नहीं इस बेंच 3 महीने के बाद खराब हो जाए, 4 महीने के बाद खराब हो जाए, रस्टिंग प्रॉब्लम आ जाए, टूट भी जाए, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या मान लो मुझे वैल्यू इसको इतनी बेंचेस स्टोर करनी पड़ेगी फ्यूचर में, मेरे को कि इतनी साल पैसे इकट्ठा करो, इट इतना करो। या मान लो सपोज को लगे जैसे कि हमें मान लो कि कोई चीज खरीदनी है, कि जैसे मेरे पास फ्रिज है, टीवी है, कूलर, कार वगैरह सभी है, तो इनको 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 यानी हमारे पास है, जैसे शो हो जाएगा कि भाई हमारे पास में इतनी वेल्थ है, हमारे पास में इतना पैसा, इतना वो है। लेकिन कह सकते हैं अगर देखा जाए प्रॉपर्ली तो मनी को भी अपन क्या कर सकते हैं, वेल्थ के फॉर्म में स्टोर, यानी वैल्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर सपोज करो अगर मनी है मेरे पास, अगर 10 लाख रुपीस है तो मैंने उसको रख लिया, तो 10 लाख का मतलब क्या है, मैं उसमें 2 लाख की कार भी ले सकता हूँ, या 2 लाख का मतलब कह सकते हैं कि अपन ऐसे फ्रिज वगैरह वगैरह उससे सब आ जाएगा, कुछ मकान भी खरीद सकते हैं अपन उससे ना। तो ये फ्यूचर की एक स्टोर वैल्यू होगी हमारे पास में। तो यहाँ कह रहे हैं पीपल कैन कीप वेल्थ, पीपल जो आपके वेल्थ होती है और प्रॉपर्टी को मनी के फॉर्म में भी रख सकते हैं। कि या तो प्रॉपर्टी है तो अपन ने उसका क्या प्लॉट ले लिया, हाउस को परचेज कर लिया, शॉप को परचेज कर लिया, या हमने मान लो ये चीजें हो जाएगी प्रॉपर्टी के तौर पर। और वेल्थ के तौर पर कैसे, हमने उसका गोल्ड परचेज कर लिया, हमने कार ले लिया, अपन और भी घर पे कोई जो काम की चीज होती है, फैशनेबल होती है, वो अपन ने परचेज कर ली, तो उसके बदले में यानी वेल्थ और प्रॉपर्टी को रखने के अलावा या इसको रखने से बेटर यहाँ पर मनी को मानेंगे, तो मनी को भी आप यानी दोनों को मनी के फॉर्म में भी रख सकते हो।
मनी वर्क्स एज ए स्टोरेज ऑफ मनी, यानी मनी होती है एक मनी को स्टोरेज करने का काम करती है कि जैसे पैसा है तो पैसा क्या है, यानी पैसे को स्टोरेज करने का काम करेगा। इट मीन्स जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो आसपास जितनी भी चीज़ की वैल्यू होती है, उसको अपन मनी की फॉर्म में रख सकते हैं। कि जैसे कि मान लो कि मुझे कोई चीज़ परचेज नहीं करनी या मनी से होती है, मनी का मतलब है 10 रुपीज़ का मतलब ये बिस्किट हो सकता है। 10 रुपीज़ का बिस्किट मिलता है तो 10 रुपीज़ क्या है, बिस्किट ही एक तरह का, ठीक है ना। हाँ, उसे हम खा नहीं सकते लेकिन उससे हम परचेज कर सकते हैं। तो जो मनी होती है उस मनी को अपन मनी के रूप में स्टोरेज कर सकते हैं, मनी से ही कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी मीन्स, यानी जो आपने बताया रखा है मनी की जो वैल्यू होती है उसका मीन्स यहाँ बताया रखा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी मनी कितना परचेज कर रहा है, यानी मनी से हम कितना परचेज कर सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, वही क्या होती है मनी की परचेजिंग पावर या मनी की वैल्यू होती है। कि एक मनी होती है जो एक मार्कर को खरीद सकती है, तो ये क्या है मनी की वैल्यू है, ठीक है ना। यानी मनी की परचेजिंग पावर क्या है, मार्कर खरीदेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। और मनी को एक लिक्विड जो कह सकते हैं, सॉरी लिक्विड असेट्स माना गया, ठीक है ना। यानी कि इनका मतलब इसको कैसे भी स्टोर कर सकते हो आप, किस तरह से भी रख सकते हो, इसको आप वेल्थ के फॉर्म में रख सकते हो, प्रॉपर्टी के फॉर्म में कैसे भी रख सकते हैं अपन, है ना। या इनको किसी भी तरीके से अपन मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन बताए हमने मनी के, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट का अंदर हम कोई रोल पढ़ेंगे मनी के रोल के एक्चुअल में, उसके बाद में कुछ कमर्शियल बैंक वगैरह वगैरह आएगी। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप चैप्टर में 17 चल रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन से अगर दिक्कत आ रही है, जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो इसका नोट्स होता है, मैं आपको ऑनलाइन के थ्रू वीडियो के थ्रू आपके तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू।